ठीक है, क्या होता है, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, ये सही हो, ये सही है। बट पॉल्यूशन के 4 चैप्टर्स हैं, पॉल्यूशन के 4 चैप्टर, 4 लेक्चर्स होंगे, तीसरा लेक्चर है इसमें हम आज पढ़ेंगे वाटर, साउंड, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो खत्म करते हैं इनको। ठीक है, तो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, 3-4 जगह पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो देख लेंगे। ज्यादा बड़ा पीडीएफ बना नहीं पाया था, ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं पहले हम। वाटर पॉल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 सवाल वाटर पॉल्यूशन से आपको आ जाएंगे। ठीक है, पहले समझते हैं वाटर पॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है। तो खैर आपको पता ही है कि पॉल्यूशन अलग अलग तरीके से उसमें हो जाता है। ठीक है, लेकिन जल के भौतिक, रासायनिक यानी कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे आपने चेंज कर दिया, उसका भौतिक लेवल पे उसमें कुछ डाल दिया, रासायनिक रूप से खराब हो गया या जैविक रूप से उसमें दिक्कतें आ गई हैं, मैं प्राकृतिक या मानव जनित या तो खुद प्रकृति ने कर दिया या इंसानों द्वारा किया गया क्रियाकलापों द्वारा किए जाने वाले जल की गुणवत्ता में कमी, जिससे वह मानव एवं अन्य जैविक समुदाय के लिए अनुपयोगी हो जाता है, अन्य अनुपयोगी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जल प्रदूषण बोलते हैं। यहां पर एक ना एग्जाम्पल दो, फटाफट देता हूं एग्जाम्पल। आप लोग गांव में रहते हैं, गांव में हैंडपंप होते हैं। ठीक है, हैंडपंप होते हैं। अब अगर हैंडपंप के ऊपर लाल रंग पेंट कर दिया जाए, अगर आप गए गांव में और आपने देखा कि हैंडपंप पे लाल रंग पुता हुआ है, वो क्या इंडिकेट करता है? डेकोरेशन। समझ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप गए और एक हैंडपंप मिलता है, वो हैंडपंप लाल रंग का पुता हुआ है, लाल रंग पर रंग रखा है, तो वो क्या, सरकार क्या इशारा करना चाहती है आपके ऊपर, क्या बताना चाहती है? पानी, पानी नहीं पीना, ये है। क्यों नहीं पीना, क्या है, क्या होगा? पानी में आर्सेनिक पाया जाता है। मेटल, मेटल है, हैवी मेटल है। ठीक है, तो उस पानी के अंदर हैवी मेटल आ गया। ठीक है, अगर आप निकाल रहे हो तो उस हैंडपंप से ऐसा पानी आ रहा है जिसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। आर्सेनिक एक हैवी मेटल है जो शरीर के लिए दिक्कत करता है, कैंसर होता है और समस्या होती है। तो अब ये केमिकल मिल गया ना, तो देखो रासायनिक इंप्योरिटी आ गई इसके अंदर, रासायनिक, केमिकल। ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग इंप्योरिटीज होती हैं जो दिक्कत करती हैं। और ये सवाल मैंने पूछा आपसे, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जल के प्रदूषकों का वर्गीकरण क्या है कि भाई 2 तरह के हैं, एक है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन और एक है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई जहां से जो है सीधे सीधे जब प्रदूषक किसी निश्चित स्थान से जल स्रोत में मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह से ही चीजें निकली और वो जाके मिल गई। जैसे कि यहां पर है ताप विद्युत संयंत्र यानी कि पावर प्लांट, पावर प्लांट से एक गंदा पानी हुआ और वो जाकर डाल दिया गया नदी के अंदर, डाल दिया गया, नदी खराब हो गई, पानी खराब हो गया। ठीक है, सीवेज, जो आपका ह्यूमन सीवेज होता है, सीवेज पता है क्या होता है? जब तक ह्यूमन वेस्ट वगैरह ले जाते हैं वो सीवेज। ट्रीटमेंट प्लांट, फैक्ट्री का जल, ये सब जो है आपका पॉइंट सोर्स है, यानी एक जगह से ही निकलता है, एक जगह से ही निकल रहा है। ठीक है, अच्छा एक ना सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, खैर आपको बताइए कि अंडरग्राउंड वाटर जो सबसे ज्यादा खराब होता है, सबसे बड़ा दिक्कत जो होती है वो जब अगर पानी जो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो सीवेज हो गया या ये जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, ये नदी को खराब तो करते ही करते हैं, साथ में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उसको भी खराब करते हैं, तो वो बड़ा समस्या हो जाती है। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या है कि इम्प्योर पानी आया, आपने यहाँ पे ठीक किया और उसको सही वाले पानी को आगे भेज दिया। ये ट्रीटमेंट प्लांट है, लखनऊ में ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वहां से सही करते हैं। ठीक है, अच्छा फैक्ट्री के अंदर आप देखो, फैक्ट्री का जल लिखा हुआ है, फैक्ट्री का जल लिखा हुआ है। अब फैक्ट्री मतलब जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, चमड़े का जूता बनाती है, तो पॉल्यूशन कर सकती है, करती है ना? क्यों करती, कैसे करती है? जो चमड़े को टैन करने के लिए या उसकी जो जितना भी उसका प्रोसेस करने के लिए लगता है वो पानी यूज होता है, केमिकल यूज होता है, चमड़ा होता है, आता है। कभी आप जाओ उन्नाव जाओ, वहां पर आपको मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी है कानपुर में, है ना, तो वो वहां पे आप देखोगे कि पूरा चमड़े को पॉलिश किया जा रहा है और सब कुछ करा रहा है। अब वो केमिकल निकला, अब केमिकल निकल के वो सीधे क्या किया, नदी में डाल दिया गया है और नदी खराब हो गई इस तरह से। ठीक है,
अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या है। अब आप बोलते हो सर जी, एक तो जब डाला जाए तो पहले वो कर देना चाहिए, एक पीछे प्लांट लग जाए जिससे कि गंदा पानी जो है वो साफ हो जाए, उसके बाद जाके पानी मिल जाए तो ठीक है। इसे कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट, कहते हैं ट्रीटमेंट हो गया, मतलब कि पानी, गंदा पानी को ट्रीट किया और वो तब साफ पानी में जाके मिल गया। ठीक है, सुनने में अच्छा है। दो प्रॉब्लम है। पहला तो क्या है कि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, तो ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है कि नहीं है ये भी देखना पड़ेगा पहले तो। किस केमिकल को साफ करने का प्रोसेस है हमारे पास, किसको नहीं है, एक ही समस्या होती है। टेक्निकल समस्या तो यही हो जाती है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है इनको इंस्टॉल करने की खर्चा हो जाता होता है। इंस्टॉल करने खर्चा है, यानी कि अगर आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, लेट सपोज 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, आप बनाते हो जूता, सस्ता वाला जूता बनाते हो, ठीक, आपका ट्रीटमेंट प्लांट जो 1 करोड़ रुपए का लगा है, अब आपके जूते की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, जूता महंगा हो जाएगा। और जिस मार्केट में आप जूता बेचते हो वहां अगर आपका जूता महंगा हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा। यही कारण जो है, जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं कि उनकी कॉस्टिंग जो है बढ़ जाती है और फिर वो उनको फिर नुकसान होता है। सरकार ने फिर दो काम किए, एक तो पहले फाइन लगाना शुरू किया, ये फाइन लगे और प्रेशर डालना शुरू किया है, और दूसरा क्या किया है कि सब्सिडी देना शुरू किया कि भाई सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है कि चलो भाई आप लोन ले लो, या हम तो आपको पैसे दे रहे हैं, आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब ये चीजें होनी शुरू हो गई हैं। एनवायरमेंट को पिछले 10-5 साल के अंदर फैक्ट्री इस पे इन सब चीजों पे काम हो रहा है। उससे पहले यमुना जो खराब होने का जो कारण है, यमुना जो खराब हुई क्या कारण है, ये तो कहाँ कारण है, अलग अलग फैक्ट्रियों का जो सारा मलबा है वो नदियों में डाल दिया गया और नदियां खराब, गंगा खराब हो गई, आपकी यमुना खराब हो गई। ठीक है, तो ये मेन कारण है इसके अंदर। दूसरा क्या, नॉन पॉइंट सोर्स, कि भाई पॉइंट एक जगह से नहीं, कहीं से भी हो सकता है। कि मान लो नदी है, मान लो नॉन पॉइंट हो सकती है, नदी जा रही है, कोई यहाँ पर गंद मचा रहा है, कोई यहाँ मचा रहा है, कोई यहाँ मचा रहा है, यहाँ से कर रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है, नॉन पॉइंट है, कोई पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जल प्रदूषण खेतों द्वारा, अब खेतों द्वारा कैसे होगा पहले बताओ मुझे। जल प्रदूषण खेतों, चारागाहों, निर्माण स्थल, खुले में शौच इत्यादि से बहकर मिलते हैं। खेतों से कैसे हो सकता है आपका बताओ, चलो बताओ, खेतों से कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, जो डाले जाते हैं तो ये खरपतवार नहीं, खरपतवार विनाशक, कीटनाशक, यानी कि आप जो फर्टिलाइजर डालते हैं और दूसरा आप जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, वो बरसात के पानी के साथ बहते हुए तालाब में या नदियों में मिल जाते हैं और फिर वो दिक्कत करते हैं। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन आएगा आपका कि यूट्रॉपिकेशन, नाम सुना है आप लोगों ने, यूट्रॉपिकेशन, वो क्या चीज है ये? तालाब तालाब खेती नहीं है। तो तालाब में क्या कहते हैं, जब पानी या खेतों वाला पानी जिसमें फर्टिलाइजर मिली हुई है, यूरिया मिला हुआ है, ठीक है, ये बहते बहते ये पानी, बारिश का पानी खेतों में गिरा, खेतों में है यूरिया का सब लेकर वो बहते हुए चला गया बगल के तालाब में, जो गांव का तालाब है। अब तालाब में गया, वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि अब यूरिया में क्या चीज होती है, यूरिया में क्या होता है, यूरिया क्या होता है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है ना। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, खाना है, और जब ये खाना पहुंचा, ज्यादा मात्रा में पहुंचा, तो जो तालाब है, तालाब के अंदर जो एल्गी है यानी काई, ठीक है ना, उसको खाना मिल गया। अब खाना मिलने से और उसकी ग्रोथ हुई, क्योंकि बहुत सारा पानी के साथ NPK आया और बहुत काई की ग्रोथ बहुत बढ़ गई, और एक वक्त ऐसा आता है जब पूरे तालाब को काई जो है घेर लेती है। देखा ना आप लोगों ने, देखा ना, पूरा हरा हरा हो जाता है तालाब आपका। ठीक है, अब ये क्या करता है गड़बड़, पहला क्या करता है कि ये लेयर जो होती है यहां पर, ये आपका जो काई है, अब ये क्या करती है, ये कनेक्शन को खत्म कर देती है, एयर को, जो एयर है बाहर का एयर है और ये वाटर का है, इसके बीच में जो है कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब जो एयर है पानी में नहीं मिल पाती है, पानी में ना मिलने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो है पानी कमी हो जाती है, पानी की कमी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO कहते हैं, पढ़ेंगे अभी हम लोग, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है। अब
प्रॉब्लम ये होती है कि जो मछलियां हैं, जो जीव हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती नहीं है और फिर मछलियां मर जाती हैं। अब मछलियां नहीं रहेंगी तो जो गंदगी खा रही होती हैं वो नहीं खा पाती हैं और धीरे धीरे करके तालाब जो है सड़ जाता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन जो है आपका ये करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाला है। यही हालत खुले में शौच करने में, निर्माण स्थलों में जो भी होता है, ये सब जब जाके पानी में मिलते हैं तो आपका होता है। इसलिए मोदी जी ने शौचालय का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए कि भाई बढ़िया है, और इस समय तक बहुत सारे जिले जो हैं वो 100% आपके जो है वो फ्री हो चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके जो है पूरा देश में आई थिंक सब कुछ। अब प्रॉब्लम क्या है, एक तो पहले तो टॉयलेट्स होते नहीं थे, ये एग्री, बिल्कुल नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि कुछ देखा भी गया है कि लोग घरों में हैं लेकिन उसके बाद यूज नहीं करते, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो उस चीज से वाटर का पॉल्यूशन भी करते हैं, सॉइल का पॉल्यूशन भी करते हैं, जमीन का क्वालिटी भी खराब होती है, बीमारियां अलग होती हैं। ठीक है, रिस्की रहता है, महिलाओं के लिए बहुत रिस्की है, रात को जाके आप बाहर जा रहे हो तो रिस्क होता है। ठीक है, तो हैबिट थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, यहां पर हो जाएगा। अब 3-4 चीजें पढ़ेंगे हम लोग। हमने इसे पढ़ा जो एग्जाम के लिए डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन? जो कि जल में मिली हुई है। जल में कैसे मिली हुई है? कोई पानी होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी मिली होती है। ठीक है, अलग अलग जगह पे, जैसे नॉर्मल से पानी ले लीजिए। और मछलियां होती हैं। अब मछलियां, आप देखो मछलियां क्या करती हैं, वो पानी में सांस कैसे ले लेती हैं? वो पानी पूरा पीती हैं और गिल के माध्यम, गिल यहाँ पे होते हैं, उन गिल से पानी निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है वो यूज कर लेती हैं। ये होता है ना। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मछलियां मर जाएंगी फिर। ठीक है ना, यह जल में घुलित हुआ मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, डीओ की मात्रा यानी घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होती है जल उतना ही दूषित होता है। देखिए, जितनी मात्रा, बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो आगे पढ़ोगे आप उससे लगातार कॉन्ट्रडिक्ट करेगा एक दो चीजें। ठीक है, 3-4 चीजें पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ये सबसे अलग है, जितनी कम मात्रा होगी यानी ऑक्सीजन कम होगा तो जल जो है वो पॉल्यूटेड है, जल पॉल्यूटेड। डीओ मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए। पानी की बूंद में 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम ऑक्सीजन स्तर जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। कितना रखा गया? 5 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज्यादा होना चाहिए 1000 ग्राम। ठीक है, जो आजकल आप देख रहे हो ना, कुछ एथलीट जो हैं वो ब्लैक वाटर पीते हैं, ये आजकल तो एल्कलाइन वाटर का वो चल रहा है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी उसमें होती है। तो जो विराट कोहली जो है पीता है आजकल, तो मैंने ब्लैक वाला देखा, लेकिन एक और पीता था पानी जो कि आई थिंक 1500 रुपए पर लीटर का पानी है। वो 1500-1600 रुपए लीटर की पानी है। ठीक है, वो उस पानी में क्या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। भाई वो अफोर्ड कर सकता है तो पी रहा है भाई, सीधी सी बात है। आप लोग आरओ का पी रहे हो, कुछ लोग नल का पीते हैं, तो डिपेंड करता है सबकी अपनी अपनी परचेसिंग पावर के ऊपर। ठीक है, तो आरओ में उनको कैसे मिनरल निकल जाते हैं ज्यादा। अभी आरओ पढ़ेंगे हम, पढ़ते हैं, परेशान ना हो। इससे ऑक्सीजन होनी चाहिए, एक पैरामीटर रखा है कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए 5 मिलीग्राम प्रति 1000 ग्राम, उससे ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन पानी के अंदर। ठीक है, बढ़िया आगे। अरे वही बात है, पानी बूंदने की तो बात है। पानी बूंद अलग, पानी कैसे अलग हो गया? अरे पानी की बूंद का लिखा बहुत लिखा वही बात है, पानी में आप उसको। अब आप एक चीज बताओ, आपका ब्लड टेस्ट होने गया, ब्लड करना, अब आपने कहा कि ब्लड टेस्ट में हुआ तो वो तो ब्लड निकालेगा, करता 2-3 ड्रॉपी से वो चेक करता है ना। आप बोलोगे नहीं ब्लड नहीं हुआ, ब्लड की बूंदों का टेस्ट हुआ है, ब्लड बहुत सारा। अब आप समझ जाओ जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब आ गया, एक हमने पढ़ लिया डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बहुत टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग। क्या बोल रहा है? बीओडी उस ऑक्सीजन की मांग होती है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को विविध प्रकार के जैविक पदार्थ के विघटन के लिए चाहिए। क्या बोल रहा है? जैसे मान लो कोई आपका
ये है तालाब है, ठीक है। तालाब में मान लो कोई ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है जो कि कार्बोनिक है। अब यहाँ पे कार्बोनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बोनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन से बना हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इनऑर्गेनिक में आपका हो गया फिनाइल हो गया, ठीक है ना, तारकोल हो गया, वो कार्बन से नहीं बने होते, ठीक है। लेकिन आपका जो है कार्बोनिक हो गया जिसमें ऑक्सीजन से कार्बन से बने होते हैं। जैसे कि आपका कोई खाना हो गया, खाना चला गया या कुछ इस तरह की चीजें जो कार्बन से बनी हुई तो उन्हें कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जो ये कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका विघटन हो सकता है, उस विघटन को यानी कि उस बड़े चीज को टुकड़े में तोड़कर छोटा बड़ा करके उसको खत्म करने के लिए कुछ ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे मान लो कि जल के अंदर मलमूत्र पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनिक है। तो उसको भी खत्म करने के लिए ऑक्सीजन, मतलब उस क्रिया, वो खत्म कैसे होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन जो है वही है आपका जैविक ऑक्सीजन मांग। जितनी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी उतना प्रदूषित है, कम डिमांड हुई तो कम प्रदूषित है, ज्यादा डिमांड हुई ज्यादा प्रदूषित है। समझ में आ रहा है आपका? यहां क्या कर रहा है, डिमांड की बात करिए। शब्द देखिए, शब्द देखिए, डिमांड। पानी ने ज्यादा डिमांड की ऑक्सीजन की तो मतलब वो ज्यादा प्रदूषित है, इसलिए डिमांड कर रहा है। पानी ने कम डिमांड की मतलब कि कम प्रदूषित है, ठीक है। पढ़ लें बीओडी उस ऑक्सीजन की मांग की, बीओडी ऑक्सीजन की मांग होती है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों के विविध प्रकार के जैविक पदार्थों के विघटन के लिए चाहिए। यानी कि हाँ, करता कौन है? करता जीवाणु ही है कि जो फर्मेंटेशन करेंगे जो उसका ना, ठीक है। तो उनको ऑक्सीजन चाहिए कि भाई वो लाकर सब कुछ तोड़ सकें। जैसे मल जल, मृत पत्तियां, पौधे की पत्तियां जो होती हैं उनको भी तोड़ तोड़ के छोटा करके डिजोल्व करना, घास की पत्तियां भोजन अपशिष्टों के लिए विघटन के लिए। तो जो भी रिएक्शन होगा, कौन? जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, उस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होगा, जो उसे कहते हैं ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। यदि जल अधिक प्रदूषित होगा, ठीक है, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा, तो जैव रासायनिक अपघटन के लिए O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, अर्थात बीओडी उच्च होगा। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ सवाल है, इसलिए ध्यान रखना कि क्या बोला। पूछा गया था कि डीओ और बीओडी का फर्क समझना पड़ेगा आपको। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है कि जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर है, ज्यादा ऑक्सीजन अच्छा, स्वस्थ, बढ़िया पानी, ऑक्सीजन ज्यादा है, विराट कोहली पीता है। और यहां पर क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है। डिमांड क्यों कर रहा है? कौन कर रहा है? कर कौन रहा है? बैक्टीरिया। क्यों कर रहा है? उसे जो है कार्बनिक पदार्थों को खत्म करना है, ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा वेस्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर, इंप्योरिटी ज्यादा है, तो वही खत्म करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर बीओडी ज्यादा हो रहा है तो मतलब है कि वो ज्यादा खराब है पानी, लेकिन डीओ ज्यादा है तो वो पानी अच्छा है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? यही सही सवाल आया था जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। स्टेटमेंट यही आया था, उसी में गड़बड़ा गया, डीओ क्या बीओडी क्या, सब कुछ गड़बड़ा गया सब, ठीक है। क्लोरीन साफ करने के लिए होता है, क्लोरीन केमिकल डालते हैं, वो भी साफ करने के लिए होता है। या बीओडी उच्च होगा जहां डीओ निम्न होगा, क्योंकि उस जलीय तंत्र में जीवित जलीय जीवों की संख्या कम होगी, ठीक है। यदि बीओडी उच्च है तो जल प्रदूषित है, और यदि डीओ उच्च है तो जल साफ है। क्लियर हुआ? तुम्हें क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े ना। दिमाग में डालिए, स्टोर कर लिया, मतलब समझ पा रहे हो? उल्टा रिवर्स होगा कि क्या है कि वो आप समझ, तो मैं जान रहा हूं कि आप समझ गए हो, लेकिन आप इसको एग्जाम में नंबर्स में कन्वर्ट कर पाओगे भाई, इसका ध्यान रखना है। अभी तो सुनने समझ में आ गया, लेकिन वो चीज नंबर, इंफॉर्मेशन नंबरों के लिए आए। आप मौका पड़ने पे आपकी इंफॉर्मेशन धोखा ना दे दे। जैसे कर्ण को धोखा दे गई थी उसकी शक्तियां, तो आपकी शक्तियां धोखा दे दें। होता है कभी? कई बार हुआ होगा, कई पेपर में फेल हुए हो, तो कई बार शक्तियों ने धोखा दिया होगा, है ना। सीओडी, अभी केमिकल ऑक्सीजन मांग वही है। सीओडी जल में ऑक्सीजन की उस मात्रा को बताती है जो जलीय तंत्र में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ, चाहे वो घुलनशील हो या अघुलनशील हो, के ऑक्सीकरण यानी कि निम्नीकरण अथवा विघटन के लिए आवश्यक होती है। जैसे अभी अपने पहले वाला बीओडी क्या था, वो कार्बनिक पदार्थों के लिए था। ये क्या मांग रहा है? ये दोनों है, कार्बनिक और
नॉन कार्बोनिक दोनों है, उसको खत्म करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो यदि सीओडी उच्च है तो जल अधिक प्रदूषित है, सेम बात वही है, ठीक है। सीओडी जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प होता है, सीओडी का मान बीओडी से सदैव अधिक होता है। केमिकल वाला ये सीओडी ज्यादा चाहिए हमें कि वो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आ जाते हैं, और उस बीओडी में खाली ऑर्गेनिक आता है, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना। अब है एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अच्छा ये क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो, जब किसी जलीय तंत्र में जलमल जैसे जैविक अपशिष्ट के प्रदूषण होते हैं तो उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणु की संख्या अधिक होती है। अब देखिए, जो थोड़ा पानी जो है गंदा होगा, पानी का गंदा होगा तो एक बैक्टीरिया पनपता है पानी के अंदर, वो है ई कोलाई। होता है, नाम सुना होगा, बहुत नाम कई बार सुना होगा आप लोगों ने ई कोलाई। जब भी आप 10th 12th की बायो पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में ई कोलाई का नाम बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो किसी पानी के अंदर जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है तो उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणु बैक्टीरिया की संख्या अधिक पाई जाती है। जल तंत्र में इन्हें ई कोलाई विषाणु की पहचान एवं मापने के लिए, अच्छा अब पानी के अंदर कितना ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको नापने के लिए एमपीएन बोलते हैं, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया कितना है पानी के अंदर, उसको नापने के लिए एक नंबर दिया गया एमपीएन। जैसे आपका ब्लड में होमोग्लोबिन कितना है, नापने के लिए क्या होता है, आपका नंबर मिलता है आपको, एक 12 नंबर है, 14 नंबर है, 16 नंबर है, होता ना कि भाई कितना होमोग्लोबिन है आपके खून का, कहते खून कमी हो गई, खून थोड़ी कम हुआ, पानी तो पानी है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है ना, वो कम, तो नंबर दे दिया था कि हाँ 12 13 है, 14 है, तो एक आप आइडिया लगा पाते हो कि क्या है, कितना कम हो गया, एक नंबर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ई कोलाई को नापने के लिए एक एमपीएन नंबर दे दिया गया, ठीक है। बैक्टीरिया है, थोड़ा दिक्कत करता है। प्रदूषण जल में एमपीएन उच्चतर माने जाएंगे। नोट इस प्रकार, प्रदूषित जल का बीओडी सीओडी और एमपीएन उच्च होगा जबकि डीओ निम्न होगा, ठीक है। तो डीओ अलग रास्ते पे है और बाकी तीनों जो एक तरफ है, ठीक है। चौथा आगे, संपूर्ण घुले ठोस यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स क्या है ये, जैसे कि आप लोग पानी पीते हो आरओ का, तो आरओ में जो टेस्ट आता है वो कौन सा होता है, वो कहते हैं टीडीएस करना होता है, ये टीडीएस वही टीडीएस है। आप घर में गए, आप आरओ लगवाया, अब आरओ आप कहते हो भैया सेट कर दो बढ़िया तरीके से, अच्छा जी क्या करना है, कितने नंबर पे मैडम सेट करें, 20 पे कर दो, 10 पे, अच्छा सबसे प्योर कर दो, सबसे प्योर कितने बोला, 0 कर दो। आप वो कहेगा मैडम 0 रख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्या होगा, टेस्ट नहीं आएगा आपको, क्या होगा ना, टेस्ट क्यों, टीडीएस अगर 0 कर देंगे तो पानी बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा, क्योंकि पानी का प्योर फॉर्म हो जाएगा बिल्कुल, ये वाटर इज अ टेस्टलेस कलरलेस होता है, ठीक है ना। और आप अगर पानी तो अच्छा होता है, मीठा मीठा पानी लगता है हमें, तो मीठा मीठा जो लगता है वो किस लिए लगता है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। पानी हल्का सा आपको जो टेस्ट देता है वो दे ही से ले रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है। इम्प्योरिटी मतलब कि कुछ प्रदूषण उसका कुछ मिला हुआ है, उस चीज का टेस्ट आपको मिलता है। अगर आप बिल्कुल 0 कर दो ना, मुझे तो बिल्कुल प्योर पानी चाहिए, बिल्कुल प्योर होगा, ठीक है 0 कर देंगे टीडीएस को, मशीन सेट कर देगा, पानी जो आएगा बिल्कुल प्योर आएगा, कोई मेटल नहीं, कुछ नहीं होगा, आप पी नहीं पाओगे लेकिन उसे, क्योंकि आपकी टेस्ट बर्ड जो है, जबान को हैबिट नहीं है इस तरह पानी पीने की। कड़वा कड़वा पानी लगेगा आपको, अजीब सा लगेगा पानी, तो आपको नहीं है, थोड़ा सा काम करते हैं जहां पर जान भी बच जाए, बीमार भी ना हो और मजा भी आ जाए, टेस्ट भी मिल जाए, तो आप 40-50 पे जाके सेट कर देते हो, 50-60 जो भी होता है, ठीक है, कि थोड़ा इंप्योरिटी आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा इंप्योरिटी आएगी, थोड़ा टेस्ट लगेगा हम लोगों को, वो तो टीडीएस जो है अलग अलग घरों में अलग अलग है, कि कोई 100 के आसपास रखता है, कुछ रखता है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो टेस्ट कैसा है, कितना है आपके घर में, आइडिया कुछ आप लोगों को, कब कर दिया, कितना पिछली बार, अब कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो धीरे करते करते 100-200 के ऊपर आना, इसको अंदर 100 के आसपास ही आना, ठीक है। अब हमारे घर पे तो थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, 40-50 पे रहता है, 40-50 के मतलब 50-40-50-60 के आसपास वो रहता है। हमें आदत पहले से पड़ गई है कड़वा पीने का, हम कहते हैं जिंदगी कड़वी हो रखी तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तेदार नहीं पीते घर में आके पानी, उनको कहता मजा नहीं आता पानी पीने में तुम्हारे घर में, मैंने कहा भैया क्या करा है, ठीक है। समझना कि टीडीएस आरओ वाला कैसे करते हैं ना, वो पानी लिया उसमें डाल दिया, ढक्कन नापते हैं, देखते हैं हाँ जी इतना है, फिर
टीडीएस हुआ है। तो टीडीएस क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ये फुल फॉर्म याद रख लेना। टीडीएस क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। सॉलिड्स क्या? मेटल। कौन सा वाला मेटल? वही आर्सेनिक वाले मेटल, इस तरह के मेटल, भारी धातु, ठीक है। टीडीएस खनिजों, खनिज, मिनरल्स, धातु, मेटल्स, कार्बनिक पदार्थ, लवण यानी सॉल्ट की मात्रा का संदर्भ करता है। इतनी सारी चीजें होती है टेस्ट देने के लिए। आपके जबान पर कंट्रोल नहीं आ पाएगा। देखो कितनी चीजें होती हैं कि उस पानी के अंदर खनिज होंगे, अलग अलग मिनरल्स, उसमें धातु होंगे, मेटल्स होंगे, अलग अलग कार्बनिक पदार्थ होंगे और अलग अलग सॉल्ट होंगे। उसी कारण से जो है टीडीएस का नंबर बनता है, ठीक है। जो एक निश्चित पानी की मात्रा में घुल जाते हैं और किस यूनिट में? तो मिलीग्राम प्रति लीटर की में व्यक्त किया जाता है। जल की गुणवत्ता को गिराने वाले कुछ घुले पदार्थ जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड्स और अन्य लवण एवं भारी धातुएं। टीडीएस की अधिक मात्रा से जल की गुणवत्ता गिर जाती है। टीडीएस की अधिक मात्रा मतलब 800, 900, 1000, 10,000 होगा तो मतलब पानी खराब आ रहा है, और जितना कम मात्रा होगी उतना पानी प्योर आ रहा है। टीडीएस पानी गुणवत्ता एवं शुद्धता से जुड़ा हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है, देख लो हाँ, लिख रहा है तो डिपेंड देखना पड़ेगा। क्या भरोसा नहीं है, पता है कौन सी कंपनी का है ये देखना पड़ेगा। अगर जैसे कि आपने पिया रेलवे नीर, पिया पे रेलवे नीर, ये तो ना बोतल होती है ट्रेन। तो अगर ओरिजिनल वाला रेलवे नीर है वो तो फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर वाला हो जो मतलब जिसके ऊपर से जो है प्लास्टिक नहीं लगी हुई है, समझ जाना कि डुप्लीकेट पकड़ा दिया गया रेलवे। वो समझ जाओगे आप, उसने वो रेलवे से ही ले भर के आपको दे दिया है, ठीक है ना। वो लेके जाते हैं इसी तरह। हाँ मतलब थोड़ा सा बिस्लरी वाला सबसे बेस्ट। हाँ बिस्लरी। और ये जो नल वल का होता है सर, डिपेंड करता है ना कि क्या मिला, कितना मिला हुआ है, डिपेंड करता है कितनी इम्प्योरिटीज है। होता होगा, सब में होता है, सब में होगा इम्प्योरिटी। सब आप जाके निकालो। जो सब नल वाला पीते हैं उनमें इम्प्योरिटीज, लेकिन कितने लोग पीते ही रहते हैं, उनको नुकसान क्यों नहीं करता? नुकसान करता है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं करता है, ठीक है। बट ये कि आप पता नहीं लगा पाते कि गांव वगैरह में आरओ कहाँ भी जाने। गांव वाले पे प्योर पानी हैंडपंप का पी भी तो रहे हैं, साफ वाला कौन सा नल का पी रहे हैं वो, ठीक है। वो आजकल गांव चाहे शहर हर जगह आरओ है। ठीक है, अब डिपेंड, ठीक है। अगर आपके गांव में लाल वाला हैंडपंप है तब तो फिर आपके घर में आरओ लग चुका होगा। अगर नहीं है, अब जैसे कि एक पानी और होता है नेचुरल, जो पानी की बोतलें होती है ना, पानी की बोतल जो होती है, एक होता है आपकी फैक्ट्री में प्यूरिफाई करने वाला, एक होता है नेचुरल तरीके से, यानी कि एक मिनट सुनो, नेचुरल तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आप चले गए नेचुरली, आप इलाके में गए, वहां पे कोई झरना है और वहां से पानी भरा है, तो नेचुरल वाटर कहते हैं उसको। ये आपको ना रैपर पे पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कौन सा पानी पी रहे हो आप, कि आप डिस्टिल वाटर पी रहे हो, कि आप जो दूसरा पानी कौन तो उस समय सब में ना, वैसे तो कहते हैं कि ढक्कन के ऊपर पहचान होती है, लेकिन ढक्कन के ऊपर पहचान का इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अलग अलग है। लेकिन फिर भी समझ लेना, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर नेचुरल वाटर बोला तो नेचुरल मतलब है कि पानी नेचुरल किसी झरने से, साफ झरने से भरा गया है। अब जैसे आप फिनलैंड चले जाओ, डेनमार्क चले जाओ, वहां का पानी प्योर फॉर्म है ना, बिल्कुल ग्लेशियर से निकल के आ रहा पानी, तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ रहा है वो। पहाड़ों में हाँ पानी मिल जाता है, अच्छा पानी आ रहा है, ठीक है ना, वो पानी सही आ रहा है। मतलब अब ऑब्वियसली कहीं ऐसी जगह से हो जहां पानी साफ आ रहा हो, ठीक है। लेकिन एक होता फैक्ट्री से, कि भाई फैक्ट्री से निकाला गया, फैक्ट्री ने ग्राउंड वाटर पानी निकाला और पानी ने प्रोसेस किया और वो बोतल में भर के आपको दे दिया, वो भी है ना, तो वो मिनरल वाटर कहते हैं उसको, है ना। मिनरल वाटर, मिनरल वाटर मिनरल मिला होगा, मिनरल मिला होगा। डिस्टिल वाटर मतलब प्योर, कोई मिनरल नहीं है, प्योर फॉर्म, प्योर है। मिनरल में क्या है, मिनरल में आपको टेस्ट देने के लिए थोड़ा मिनरल डाल दिया गया उसके अंदर। मिनरल क्या है, खनिज, इंप्योरिटी मिलाई गई कि आप वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ खनिज डाल दिया कि पानी पीने मजा आए आपको, इसलिए नाम उसका मिनरल वाटर है। लेकिन नेचुरल वाटर लिखा है तो मतलब वो किसी अच्छे तालाब, मतलब साफ सुथरे वाली जगह से नेचुरल तरीके से भरा गया है। हाँ कि वो नेचुरल वाला वहां से ना हो, वो ना हो, बिल्कुल वो नेचुरल। हमने भले बोला था कि नेचुरल है ये, तो हमने अपने तालाब, गांव के तालाब से भर के दिया आपको, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी थी, उस कंपनी ने बोला कि हम, उसने एक बिजनेस निकाला कि
प्योर ऑक्सीजन को, प्योर एयर को हम सप्लाई करेंगे। तो वो क्या करते थे कि ये फिनलैंड वगैरह देश में गए, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब बड़े अच्छे देश हैं, साफ सुथरे बहुत हैं। वहां के और भी इंटीरियर में गए, वहां से एयर भरी और उस एयर को लोगों को बेचा। प्योर एयर, अच्छी एयर, शुद्ध एयर, ये बिजनेस है। ठीक है, तो आप नेचुरल वाटर की कहे तो नेचुरल एयर, बिजनेस तो बिजनेस है भाई। अब आपके पास पैसे नहीं तो आपको लगेगा ये क्या मतलब है यार, जिस दिन आपका पैसा आ जाएगा तो आप भी उसी तरह सोचना शुरू कर दोगे। उस दिन आपका शरीर आपके ज्यादा मैटर करेगा। पैसा तो आपका है ही है ना, आप फिर 1500 रुपए क्या 2000 रुपए वाला पानी पी लोगे आप? अभी तो आपको घड़े का पानी लगता होगा अभी तो आपको। और एक होता है एल्कलाइन वाटर। ठीक है, एल्कलाइन वाटर क्या है? वो ऐसा पानी है जो थोड़ा सा आपको, आपके शरीर को एल्कलाइन कर रहा है। और मैं पहले ही पढ़ाया था आपको कि एल्कलाइन करना मतलब है कि बीमारियां एल्कलाइन बॉडी में नहीं रहती हैं, बीमारियां नहीं होती हैं। जितनी एसिडिक होगा, क्या 7 से नीचे वाला, 7, 6, 5 बॉडी अगर आपकी वैसी है, तामसिक बॉडी है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं, ठीक है, तो बीमार होने के खतरे हमेशा रहेंगे। ठीक है, और इधर 7 से आगे वाला 8, 9 बॉडी अगर ऐसी है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है, तो वहां बीमारियां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। सात्विक होती है। ठीक है ना, खाना अगर आप तालाब होना ये सब खाते हो तो बॉडी इधर जाएगी आपकी, अंदर जो है इस तरह का ब्लड इस तरह से बनेगा आपका। आप नेचुरल फूड खाओगे तो बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी आपका। ठीक है, ये खाने तो एक उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या है? आप घड़े का पानी पियो, एल्कलाइन होगा आपका, बॉडी आपकी एल्कलाइन हो जाएगी थोड़ी सी और सही रहेगा। जैसे कि ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, जोर से, ठीक हो गया? मैं जरा सिंह का जोर से, ठीक है। जल प्रदूषण के प्रभाव, अब ये सवाल आ जाएगा आपको मैच द फॉलोइंग में, सिंपल सवाल आ जाएगा कि एक तरफ आपके कौन से इंप्योरिटीज हैं और उससे क्या आपको असर करेगा, आपको एक सवाल ये बन जाएगा। अब प्रदूषित जल पिया आपने तो डायरिया हो जाता है। ठीक है, डायरिया, लूज मोशन लग जाना, उल्टियां, लूज मोशन लग जाना। ठीक है, और पता है आपको डायरिया से इतनी बीमारी से इतने लोग मरे हैं, और इतने महान महान लोग मरे हैं। अकबर भी मरा ऐसे ही, डायरिया से मर गया। तो ये बाद में ही बीमारी का पता लगा कि कितना छोटा कारण था और लोग मर गए। क्योंकि क्यों मर जाता है? लूज मोशन हो जाने से क्यों मर गया आदमी? अगर उल्टी और लूज मोशन डायरिया हो रहा है तो मर क्यों रहा है आदमी? कोई जहर थोड़ी खा रहा है, जहर थोड़ी खा रहा है, मर क्यों जाता है? क्यों मर जाता है? सुना तो है ना, ये उल्टियां हो गई, दस्त हो गया, लग गए सब, उसके बाद मर गया वो बंदा। वायरस बैक्टीरिया, बताइए। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। सुना ना शब्द ये डिहाइड्रेशन? हिंदी में क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन को? डिहाइड्रेशन हिंदी में लिखेंगे डिहाइड्रेशन है, नहीं पता मुझे। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, दोनों कम हो जाती है। ठीक है ना, तब आपकी बॉडी खराब, आप मरते हो, आपके यहाँ पे न्यूरॉन्स की जो है दिक्कत करना शुरू कर देता है वो। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको अगर लूज मोशन लग जाए या इस तरह से आपका उल्टी आने लगे, अगर आपको 2-3 ही हो जाए, जैसे 1-2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2-3 हो जाए तुरंत क्या करना है? ORS का घोल पीना है। WHO द्वारा प्रमाणित ORS का घोल कीजिए आप। और आपको बताऊं मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ORS को लेकर। दुनिया को, वैसे भारत ने बहुत कुछ दिया है, उसमें से एक चीज ये भी है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये ORS की खोज करके WHO को दी हुई है। तो ORS जो है वो विदेश से नहीं, इंडिया की बनाई हुई खोज है ये। ओरल रिहाइड्रेशन, जो ORS सॉल्ट या सोल्यूशन जो भी है इसका, कि तुरंत फाड़ा, मिलाया, घोल के दे दिया गया। वो नहीं है तो नमक पानी का घोल पी लो आप इसके अंदर से, नमक और नींबू मिला के पी लो। नींबू तो क्या, नमक और पी लो कि नींबू तो शक्कर, हाँ शक्कर से ग्लूकोज मिलेगा आपको, ताकत मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी, ग्लूकोज मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना अपना। फिर आपको टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, बच्चों को डायरिया होता है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की बॉडी ढीठ नहीं हुई है ना अभी। जैसे आप कि आप गंदा पानी पीने का लोग होता कुछ नहीं, तो बॉडी ढीठ हो जाती ना।
आपको पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि कोरोना में भारतीयों की जो मृत्यु है फिर भी कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि यहां पर जो है लोगों की बॉडी जो है थोड़ा सा ज्यादा ढीठ है। ढीठ मतलब स्ट्रांग वैसी है, मतलब कोई बहुत अच्छा लिविंग, प्योर लिविंग स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो हम लोगों को थोड़ा सा हैवी, अब खा ही रहे आप गोलगप्पे हाथ में डुबो के ऐसे निकाल के, तो आप प्योर कहां से होगा वो? ठीक है, आप वायरस को मार दोगे, आप क्या कर लोगे? कर्नाटका में गोलगप्पे पे रिसर्च हुआ था, हाँ। एक वो पाया गया हाँ हाँ। बैन हो गया और रोजा हाँ, हाँ, ये तो भैया आप वो लाल रंग देने का था, क्या क्या रंग देने का था? वो शायद कुरकुरा उसको टेस्ट के लिए था, मैं पढ़ा था मैंने पेपर में। बहुत सारे रंग मिलाए जाते थे, केमिकल मिलाया जाता था टेस्ट के लिए। आप अजीनोमोटो खाते हो ना, तो किसको अच्छा लगता है कि वो चाउमीन किसे अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? सिर्फ एक चीज है, एजिनोमोटो की वजह से। वो एजिनोमोटो ना हो तो आपको टेस्ट नहीं आएगा आपको। तो आपके जो जबान के ऊपर जो है वो रिसर्च हो चुकी है, तो वो लोग करके चाउमीन अजीनोमोटो डालती है, उसी से मुझे तो वो टेस्ट निकाल इसीलिए कुछ लोग केवल चाउमीन खाते हैं नमक घर में बनाते ना। बनाती हूँ ना, सॉस वगैरह सब डालूंगी, फिर अजीनोमोटो नहीं है। आप जितना बाहर खाओगे उतना शरीर खराब होगा आपका, क्योंकि बाहर का खाना एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो है टेस्ट पे, हेल्थ पे नहीं चलता, टेस्ट पे। उनका बिजनेस टेस्ट पे चल रहा है। उसके लिए वो कुछ भी बना दें, आपको कुछ भी दे दें। अगर मुझसे बोले गटर का पानी मिला के दे दो टेस्टी है, वो गटर का पानी मिला के दे देंगे आपको। सीधी हमारी लॉजिक है ना ये, कि उनको पता है टेस्ट, जब आपको टेस्ट अच्छा लगेगा आप वापस फिर आओगे, आप फिर वापस हो, क्योंकि आप टेस्ट के गुलाम हो, आप जबान के गुलाम आप हो। मैगी को हर चीज के साथ, समोसे के साथ बांटते हैं, बांटते हैं। आप एक ना ये गोलगप्पे की दुकान, जो गोलगप्पे का जो कॉन्सेप्ट है, वो गोलगप्पा हमसे चौराहे पे ठेले पे ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। बस गोलगप्पे मैंने देखा कई दुकानों के, अब बड़ी दुकानों में बहुत हाथ पाथ पे ग्लव्स लगा के ये वो पहन के बेचते हैं, लेकिन वो चलती नहीं दुकान उनकी। चले किसकी? वो गंदा सा बंदा खड़ा होगा, ठीक है, चौराहे पर ठेले में गोलगप्पे उसी के बिकेंगे भाई, चाट उसी की बिकेगी। लगेगा कि हाँ ये हाइजीनिक है। हाँ ना ये बंदा ठीक है, तो भैया जी देते हैं, भैया ने डाली हाथ। अब थोड़ा सा इन्होंने एक कुछ कर दिया कि उन्होंने चम्मच से भर भर के देना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा कर दिया है। और सर जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी तो उसको मैंने सर्च किया तो पता चला कि बॉडी को 2000 कैलोरी चाहिए होती पर डे। हाँ, उसमें 16% केवल पीछे से आते हैं गोलगप्पे से। 16% कि 1600? 16% केवल टोटल अगर गोलगप्पे खाए कोई, एक गोलगप्पा खाए, एक नहीं पूरा का खाता है, मतलब 100 ग्राम खाएगा तो मतलब 1600% 16% कैलोरीज मिल जाएंगी। कितनी कैलोरी चाहिए हम लोगों को? पर डे फिर 1200 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तेंदुलकर कमेटी ने क्या बोला? कितनी है तो मदद करो। तेंदुलकर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है? कितनी कैलोरी चाहिए कि आप गरीबी रेखा से ऊपर रहो? पढ़ा है? भूल गए? 600 के आसपास। 2400। गांव वालों को 2400, शहर वालों को 2100। टाइफाइड, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस, किडनी क्षति, तंत्रिका तंत्र विकार, पीलिया, त्वचा क्षति, ये सब जो हैं वो प्रदूषित जल पीने से हो जाता है। आर्सेनिक जो भूमिगत जल को सर्वाधिक दूषित करता है, आर्सेनिक युक्त जल का उपयोग से चर्म रोग, ब्लैक फुट, ये लिख दो एग्जाम पे। ये बीमारी नाम पूछेगा ना आपसे, ये पूछना, ये है पूछेगा आपसे वो ब्लैक फुट, आर्सेनिक आगे ब्लैक फुट बीमारी। ये लिखो, प्रदूषित जल से कौन सी है, डायरिया वायरिया लिख देना, और आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कौन है आपका? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा होती हैं, जहां पर माइंस ज्यादा होगी। अब ऐसे माइंस में हमें खुदाई वुदाई की, पता लग रहा है कि वहां पर जो है ये जो मिनरल बाहर निकल गया, फिर धीरे धीरे रिश्ते में चला गया, पानी धरती के अंदर चला गया, और वहां से दूध खराब कर दिया उसने। ब्लैक फुट, हाँ, स्किन, चर्म नहीं, बस चर्म, चरम नहीं, चर्म, चर्म रोग विशेषज्ञ। ब्लैक फुट क्या है? पढ़ लो, क्या है? पढ़ लो ना, आप देख लो, सर्च कर लो ना क्या है, अगर गलत है तो बता देना मुझे। वो एथलेटिक, अरे वो एथलेटिक्स वालों, एथलेटिक फूड कहते हैं उसे, वो अलग है। एथलेटिक फूड फंजाई से होता है, ठीक है। सर्वाधिक, हाँ हो गया। पारा, मरकरी, ठंडा लग रहा है, अच्छा, पारा यानी मरकरी, ठीक है। मरकरी में
आपके जो थर्मामीटर में होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव प्रक्रिया के कारण जल में मिला पारा अत्यंत हानिकारक मिथाइल पारे में परिवर्तित हो जाता है। अगर पारा पिएगा तो मिथाइल पारे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो दिक्कत करेगा। पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियां ड्रॉप्सी रोग से होती है, ये ड्रॉप्सी रोग से प्रभावित हो जाती है, मरती है। फिर सर ड्राफ्टी तो तेल वाला रोग है। एक बीमारी का नाम भी है ड्रॉप्सी, मछलियों को मिनीमाटा रोग हो जाता है। तेल वाला भी है। सर आर्सेनिक में जो स्टेट दिए आपने, हाँ। इनमें एक रीजन ये भी होगा कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज होता है। नहीं, यहाँ पर ना माइंस होती है, माइनिंग होती है, तो माइनिंग में ज्यादा जो हैवी मेटल्स पहुंचते हैं उसमें ये भी है। जहाँ पे इंडस्ट्री होती है उसका वेस्ट भी निकलता है यहाँ पे, तो दोनों उससे भी जा सकते हैं रास्ते पर, ठीक है। ड्रॉप्सी रोग पारे से होती है। और दूसरा आपका एक मिनी मटा जो है वो आपका क्या था कि जापान में एक जगह का नाम है मिनी मटा, और जापान में वो मछलियों उन्होंने याली मछलियां खाई जिनको ड्रॉप्सी रोग था, और वो जो मरकरी थी मछली के होते हुए इंसान के शरीर में चला गया, और फिर जब गया तो दिक्कत की इंसान के, ठीक है। तो आपसे तो मिनी माटा पूछ सकता है बीमारी के क्या है, और दूसरा या तो आप ड्रॉप से पूछेगा आपसे। क्या हो रहा है भाई? अरे ये ऐसे मांग रहा है। देख रहा हूँ मैं, सीख रहा हूँ, पता ही नहीं पता, ठीक है आगे बढ़। ऐसे अंगो होठो जीवो आदि में शून्यता मतलब नम हो जाना, नम मतलब शून्य हो जाना, बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है। मुझे याद आता है, और आज जब मैं पढ़ता हूँ उसको मेरी जीवन की घटना याद आ जाती है। छोटा था मैं, पापा मम्मी लोग गए बाहर घूमने के लिए, मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैं कहा यार ये थर्मामीटर रखा हुआ है, चेक करते हैं कि ये कैसा, मतलब शरीर वो चेक करता, गर्म पानी को होता है, तो मैं थोड़ा पानी गर्म किया, और गर्म पानी करने के बाद मैं थर्मामीटर लिया और उसको मैंने ऐसे डाला उसके अंदर कि देखते पानी कितना गर्म होता है। और मैं ये भूल गया कि ये जो थर्मामीटर है, भूला नहीं था, पता ही नहीं था, ये घूमता है कि ये थर्मामीटर शरीर को के टेम्परेचर को नापने के लिए, गर्म पानी को नापने के लिए नहीं है। मैंने क्या, वो फटाक से फट गया वो आवाज, और फटा तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मरकरी थी वो बाहर निकल आई, बाहर आएगी ना, बाहर आ गई तो कुछ उसके अंदर ही रह गई, क्या ना पानी के अंदर रह गई, और कुछ बाहर आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ उसके साथ, पता नहीं हाथ चला के बिना हाथ में वो गोल गोल बन जाती, गोल बन जाती है, और गोल बनने के बाद उसको ऐसे ही धक्का देके लुढ़का रहे हैं उसको, ऐसे करके खेल रहे हैं। ये तो बाद में, अच्छा ये तो गनीमत है कि इसको उठा के मुंह में रखा नहीं है, कुछ किया नहीं। ठीक है, मतलब जब भी पढ़ता हूँ ये कितना, मैं कहते मौत को टच करके वापस आने वाला, तो सीधे यही हालत है कि टच करके आए थे, कि वो टच करके सीधे मुंह में रख लिया। छोटे थे, मैं छोटा मतलब 4th 5th में थे, उतना था। कैडमियम पे आता है, कैडमियम जो इटाई इटाई रोग करता है, ठीक है, बीमारी होती है इटाई इटाई, इटाई इटाई रोग हो जाएगा। कैडमियम हैवी मेटल्स है, ये आपके लीवर और फेफड़ों का कैंसर करेगा। नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जहां तक गोलक किया बस कर रहे हैं, छोटे बच्चों को होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, नीले रंग के हो जाते हैं बच्चे, ऑक्सीजन कमी होती है इसमें, ऑक्सीजन की कमी कारण होता है, और बच्चे नीले रंग के हो जाते हैं, उनको उसको रखते हैं डब्बे के अंदर, मिथाइल मेग्लोबिनियम निया हो जाता है, मीथेनियम, ठीक है। ब्लू नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम एग्जाम में आएगा, ध्यान, कैडमियम इटाई इटाई। सर ब्लू बेबी वही होता है ना, बच्चे रोते रोते के सांस सांस रोक लेते हैं एकदम से, नहीं, खून के अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाती है। नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से प्रक्रिया करके ऑक्सीजन संचरण की कमी कर देता है, इस कारण से ब्लू बेबी होगा, रंग थोड़ा सा पीला नीला पड़ जाता है उनका, ठीक है। ठीक है, फ्लोराइड, नीली पड़ गई, नीली पड़ गई, खिलाया गया बॉडी में अपने, हाँ बताया गया, गेस करके बताया कि लड़की नीली पड़ गई, जहर खिलाया गया, खिला के मारा नहीं। फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड युक्त जल से स्केटल फ्लोरोसिस रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है, फ्लोरोसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये दांत और हड्डियों को कमजोर करता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपके टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है, ठीक है, आप करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, यानी घिसे जा रहे हैं सुबह शाम 3-4 बार, ठीक है, सुबह शाम कर लो बहुत है, ठीक है। हाँ, तो लेकिन ज्यादा आपके खाने में इसमें चला गया फ्लोराइड, तो फिर फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, फिर आपको तो थोड़ा सा करना है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है। फ्लोराइड इसमें मिला जाता है, जो लोग मछलियों को जाती है और बेचते हैं, हाँ, उनसे लाने के यहाँ पर फ्लोराइड उसमें डालते हैं, कहाँ पे? अंदर रखने के लिए। अच्छा, ये नहीं पता मेरे को, जो मछलियाँ आती हैं इम्पोर्ट होती हैं, दिखती है।
रही है किसी वजह से हाँ। उनको जिंदा रखने के लिए शीशा, लेड, ठीक है। शीशा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, मसूड़ों में नीलापन आदि हो जाता है। और पढ़ा था हम लोगों ने, आपका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है शीशा ऑक्साइड से, ठीक है। ये शीशा युक्त जल से हो रहा है, वो शीशा ऑक्साइड बन जाता है। एस्बेस्टॉस, जो आपकी छतें बनती हैं एस्बेस्टॉस की बनती हैं, ठीक है, उसके जो रेशे जल में घुल के आते हैं तो ये सीधे फेफड़े के कैंसर कर देते हैं, एस्बेस्टोसिस कर देते हैं, एस्बेस्टोसिस। ठीक है, इधर देख लो फटाफट। मैगी में एक जब मैगी के खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ था तो क्या वो एक था एमडी समथिंग एक था ना, मैं भूल गया, वो केमिकल था, उस एग्जाम में सवाल भी आया था, मैं नाम भूल गया, एमडी समथिंग कुछ था वो। हाँ, वो बाबा रामदेव ने उसी चीज का उठाया कि भाई ये तो मिला हुआ है। बाबा रामदेव की जो है मैगी पिट गई, फिर मैंने लेकर आया था, मुझे मजा नहीं आया। आटे, लेकिन हेल्दी रहती है सर। अरे हेल्दी तो रोटी खाओ बैठ के, अगर हेल्दी जितना भाई भाई खाना, गोलगप्पे के लिए क्या है, अब गोलगप्पे का कंपैरिजन जो है ना वो आप उससे नहीं हो, गोलगप्पे वो टेस्ट का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है ही नहीं। और जहां टेस्ट और हेल्थ का कंपटीशन होगा वहां पे टेस्ट ही जीतेगा, 100% बात है, हेल्थ नहीं जीतने वाली। कितना फ्रूट्स आप देखो ना, शराब की दुकान में ज्यादा भीड़ होती है, फ्रूट्स की दुकान में क्या भीड़ होती है? वो फ्रूट्स का कौन पीता है? जहाँ पे देखिए लाइन लगा रखी होती है लोगों ने। चलिए अब आगे ध्वनि प्रदूषण देखते हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आएंगे, 2-3 आएंगे, वैसे तो पता ही क्या होता है ध्वनि तो पता ही लग गया, लेकिन सवाल यहां से बनेगा आपका, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है आपका भारत सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं विनियम नियमावली जारी कर अलग अलग क्षेत्रों के ध्वनि का स्तर तय किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत सरकार ने अलग अलग पैरामीटर दिए हुए हैं, उस पैरामीटर समझना है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दिन में कितना होना चाहिए? 75 डीबी डेसिबल, एग्जाम है, ठीक है। और रात को 70 डीबी, ये इंडस्ट्रियल का पैरामीटर दिया हुआ है। अब हम फॉलो नहीं करते अलग बात है, ज्यादा हो जाती है अलग बात है, लेकिन सरकार द्वारा जो पैरामीटर दिया है ये है, ठीक है। कमर्शियल इलाका जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं 65 और 55, ठीक है। रेसिडेंशियल इलाका जो है घरों के आसपास 55 और 45। तो ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा ना, मतलब कि एक आइडिया रखिएगा कि कितना पूछा रहा है, एग्जाम में सवाल आया हुआ है, सवाल है, ये भूल जाता है। याद रखिएगा। साइलेंस जो है हॉस्पिटल है तो 50-40 होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो क्या पूछ रहे हैं। 75 सेंटी, कमर्शियल इलाका में 65-55, आवासीय 55-45 और शांति जोन 50। आई थिंक शांति जोन पे सवाल आया हुआ था, अगर मैं भूल नहीं जाऊं तो मैं, ठीक है। आगे बढ़े। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण है, रेडियो, टेलीफोन, पंखे, ठीक है। तो भीतरी शोर है, अच्छा, जो घर के अंदर होता है शोर, पता नहीं, दरवाजे का शोर, इसका शोर, उसका शोर। WHO ने भीतरी स्रोत के लिए अधिकतम ध्वनि तीव्रता 30 डीबी कर दी है। WHO की ये गाइडलाइन है, जो घर के अंदर जो हो रहा है, कर लो एग्जाम में, अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। WHO ने भीतरी स्रोत के लिए 30 डीबी का एक पैरामीटर रखा हुआ है। बाहर के लिए लाउड स्पीकर उसका अलग हो सकता है, वो सरकार ने दे रखा है। बाहरी के लिए जो है सरकार का अलग है, WHO ने उच्चतम 45 दिन में, रात्रि में 35 रखा हुआ है, 40-35 यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, मतलब हमारा पैरामीटर ज्यादा है सब, मतलब शांति वाले जोन से भी ज्यादा है, इतना ऊंचा सुनते हैं हम लोग। और इन्होंने WHO ने 45-35 रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, जैसे ऐसी एक छोटे घर के अंदर 10 लोग होते हैं, चिल्ला के हमने ऐसी तैसी करके रखी होती है, 45-35, ठीक है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ना शोर शराबा अच्छा लगता है सुनना। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, शांति ज्यादा पसंद है। शांति शांति शांति। ये थोड़ा डेसिबल याद, कौन सी यूनिट है भाई? डेसिबल, ठीक है।
जब एक जिसमें ध्वनि का दाब और उसका तरह दोनों मापे जाते हैं, डेसिबल ए कहलाती है, ठीक है, यानी कि ध्वनि को नापने का जो पैरामीटर है वो डेसिबल में नापना है, ठीक है, रहती है, ठीक है। बाकी ये कुछ और आपको दुखी करने वाले पैरामीटर हैं, पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने पत्तों की ससराहट 10 से 20, ठीक है, फुसफुसाहट क्लास के अंदर जो होती है 30, याद ही करने वाला प्रोसेस वो है। शांत कार्यालय 40। हाँ तो पढ़ो ना भाई, क्या करें बताओ, तो याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, पीसीएस इज ऑल अबाउट रिवीजन रिवीजन रिवीजन, खत्म कहानी, ठीक है। टेलीविजन रेडियो संगीत 70, हल्के सतह का शोर 74, सामान्य वर्षा 50, ट्रक आदि की आवाजें 80-85, सबसे सबवे ट्रेन 90, जोर से चिल्लाना 90, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा 90, रॉक संगीत का बैंड 110, हवाई जहाज 90 से 120, फैक्ट्री का बॉयलर 110, जेट प्लेन 120, जेट प्लेन का उतरना 150, असहनीय शोर 130, रॉकेट इंजन अंतरिक्ष यान 140 से 80, ज्वालामुखी विस्फोट 190, ठीक है। और यहां पर बता दूं आपको कि अगर 120 से ज्यादा का आपको ज्यादा शोर काफी देर तक, आप कुछ घंटे तक लगातार सुनोगे तो आपका कान परमानेंटली डैमेज हो जाता है। 120 से ऊपर के जो शोर है, थोड़ा देर सुनिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा देर सुनोगे तो दिक्कत आएगी। थप्पड़ तो अब डिपेंड करता है किसने मारा, किसको मारा, ये भी डिपेंड करता है ना कि भाई थप्पड़ आपने कहा है भाई, अब शांत कार्यालय में मारा आपने तो ज्यादा शोर करेगा, टकाक से आवाज आएगी इसके अंदर। कभी कभी बहुत सही सॉलिड लगता है ना, सही सही, शेप बिल्कुल सही रहता है। हाँ, बैट पे बॉल अच्छी आ जाती है सही डायरेक्शन में पड़ा। सही डायरेक्शन है वो, उसके कई कई चीजें मैटर करती हैं, कौन सा एंगल, कौन सी टाइमिंग, क्या होता है, वो सब चीजें। अरे माता जी को ऐसे हमारी ये चली में कभी ऐसे छोटे भाई बहन को ऐसे लगता है ना, तो वो लगता है कि धीरे से मार रहा है, लेकिन आजकल बच्चे पिटते कहाँ हैं, आजकल बच्चे कहाँ पिटते हैं आजकल, बाजार वगैरह में छी, पिटते ही नहीं है आजकल के बच्चे। मेरी बड़ी मम्मी का बच्चा आया था, बेटी का बच्चा मेरे घर में आया था, तो उसको चुप ही नहीं होता था। हाँ, तो वो और मारा उसे? एक दो झापड़ लगाई तो और तेज तेज रोने लगा। हाँ, कितना पड़ा था? अरे आज 6-7 महीने तुम 6-7 महीने के बच्चों को मार रहे थे तुम? नहीं, 6-7 महीने का यार ये अत्याचार नहीं कर रहे तुम लोग। वो बच्चा रोज ले रहा था कि कुछ डिमांड कर रहा था, वो भूखा हो सकता है या अनकंफर्टेबल हो सकता है। अरे पेट में दर्द, एक ही बताओ, उसके पास एक ही तरीका है कम्युनिकेट करने का, वो है रोना। बच्चा रोता क्यों? एक ही कम्युनिकेशन कर सकता है, रो के ही कर सकता है। उसका पेट दर्द हो तो भी रोएगा, ठीक है। मैं बताऊं, एक ऐप आता है, एक ऐप में बच्चे की, हमें लगता है बच्चा एक ही तरह होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे अलग अलग फ्रिक्वेंसी से अलग अलग तरीके से रोते हैं। तो उस ऐप के साथ कहानी कहती है कि बच्चा रोएगा तो आप उसके पास लेके चले जाओ, तो भूखा होगा तो उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, दिखाएगा हंग्री लिख के आता है फोन के अंदर। तो मेरे अभी रिलेटिव थे, उनको मैंने ये ऐप दिया था, मैंने कहा आप अपने बच्चा आपका है तो उसको बताने का। एक होता है उसमें अनकंफर्टेबल, भाई गोदी उठा लिया, सब मजा नहीं आ रहा, उसे मम्मी चाहिए या हाँ, नहीं चलिए अनकंफर्टेबल, क्या अनकंफर्टेबल हो रहा है वो, उसको बाहर ले जाओ, कुछ दूसरा एनवायरमेंट हो जाए, ठीक है। एक आता इरिटेटिंग, कि भाई आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, इरिटेट हो रहा है वो, ज्यादा शांत हो। और तीनों की सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। आपको लगता है रो एक रहा ना, वो सब रोने का तरीका उसका अलग अलग है। और ये बहुत कि आप समझ नहीं पा रहे हो ना, वो क्या कर रही है, मारी रो के सो गया, वो थक के सो गया यार। वो चाहती इसलिए करते हैं, ये पता है इसको इसी तरह मारना पड़ता है तभी सोता है। मम्मी गलत है भाई, अगर बेवकूफ है, गलत है। आपने भी काम किया है, वो बेवकूफ नहीं, आपने भी काम किया है। मैं क्या करती उसका, आपने थका के सुलाया उसको, मैंने नहीं कुछ किया, ये बदला लेगा बड़ा हो गया। अच्छा। बच्चे यार एक ही तरह से तो कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे बताओ, आपसे बताओ। अभी सीखा नहीं है उसने बोलना। माँ ही अनमेच्योर है तो बच्चा भी ज्यादा क्या करेगा। छोटे में शादी कर दी, बालिका वधू है क्या? उससे छोटी एज में। अरे अब आपसे अब मैं पूछूंगा आपकी उम्र कितनी है तो ये दिक्कत हो जाएगी, मतलब यंग एज की, ठीक है। समुद्र, अच्छा अब तो जो साउंड पोल्यूशन होता है, अब शिप वगैरह होती है, ठीक है, समुद्र में ड्रिलिंग हो रही है, पेट्रोल निकाला जा रहा है, शोर हो रहा है ना, उससे क्या होता है, समुद्री वेल पे असर बहुत पड़ता है, उनको दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा परेशान वहां पर समुद्री वेल होती है। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक है। ये एक पैरामीटर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी पे।
श्रव्य अपराध से अधिक आवृत्ति के तरंगे, ठीक है ये लगे, 70 dB से कम आवाज स्तर मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है, परंतु 85 dB से अधिक आवाज यदि 8 घंटे तक सुनाया जाए तो सुनने की क्षमता कम हो सकती है। अब मैंने आपको 120 बोला था, वो भी था, लेकिन यहाँ पे और पैरामीटर देखिए 85 को 8 घंटे तक सुना दिया जाए। लगातार आप किसी बहुत ही ज्यादा रेसिडेंशियल कॉमर्शियल इलाके में चौराहे पे खड़े होकर सुन रहे हैं, लगातार 8 घंटे की ड्यूटी, तो आप परमानेंटली आपका कान जो है खराब हो जाएगा आपका। WHO के अनुसार 100 dB की आवाज मनुष्य के लिए ज्यादा समय तक सुनाना नुकसानदायक है। तो ये पैरामीटर से आता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। WHO ने कितना पैरामीटर रिकमेंडेशन किया है, तो ये 2-4 चीजें आप याद कर लीजिएगा कि WHO का रिकमेंडेशन कितना है। 100 dB से ज्यादा सुनाओगे तो दिक्कत है, और 85 से ऊपर 8 घंटे सुनाओगे लगातार तो दिक्कत है। ज्यादा आप एयरपॉड भी मत लगाया करो, यानी कि कान में जो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ईयरबड वगैरह होते हैं, मत सुना करो, ऐसे सुना करो कान को। आप लोग कैसे सुनते हो, कान में लगा सुनते हो, कैसे सुनते हो? बहुत बेकार, उससे बहुत दिक्कत होगी, आपको कान खराब होगा, तुरंत खराब होगा। अभी जानते हो एक सिंगर है अलका याग्निक, वो बहरी हो गई हैं, वो बहुत ज्यादा उनका भी इस तरह था, ठीक है। तो ध्यान रखना कि थोड़ा सा गाने वैसे सुना करो, जब भी गाना सुनना है ज्यादा देर तक मत लगाया करो। मिट्टी का देख लेते फटाफट, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही है। इस मिट्टी में तो कई कारण है, इसके जल प्रदूषण है, फ्लाई ऐश, लोहे और स्टील का कचरा, प्लास्टिक की सेवेज, कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक या कीटनाशक, अम्ल वर्षा, कम घनत्व वाले प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक की थैली, ये क्या है, ये क्या है, कम घनत्व वाली पॉलिथीन से निर्मित प्लास्टिक की थैलियां, क्या है ये? एक सवाल बन के आएगा यहाँ पे। प्लास्टिक 2 तरह की होती है, एक आपने तो सिंगल यूज प्लास्टिक, आपने सुना होगा कि प्लास्टिक बैन हो गई है, सुनते ना, सुना प्लास्टिक बैन हो गई है। तो प्लास्टिक में भी कौन सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होती है। सिंगल यूज का मतलब क्या है, ऐसी प्लास्टिक जो कि 50 माइक्रोन से छोट कम डेंसिटी है, 50 माइक्रोन, यानी कि साइज का जो है वो इतना पतला है कि 50 से भी कम है, वो हल्की होगी। वो कहाँ पे होती है, जैसे आप गए दूध लेने के लिए गए या बाजार में गए, तो एक ही बार यूज कर सकते हैं आप। माना जाता है कि आप एक बार यूज करोगे तो फेंक दोगे, जैसे आप गए और गुलाब जामुन लेकर आ गए, तो उसे थैली में बांध करके दे दिया आपको, तो सिंगल यूज वाली होगी, एक ही बार यूज किया फेंक दिया। लेकिन अभी आप साड़ी खरीदने आते हो, वहां पे जो आपको मिलती है साड़ी रखने के लिए, वो बहुत मोटी सी पॉलिथीन होती है, आप उसे फेंकते नहीं हो, सो आप ध्यान देना, आप उसे रखते हो, फिर आप यूज करते हो, कुछ और रखते हो उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स डाल देते हो, कभी कुछ कर देते हो, तो मल्टीपल यूज होता है वो। तो वाली प्लास्टिक बैन नहीं होती है, क्योंकि सरकार को पता है कि ये प्लास्टिक एक बार आ गई तो वो यूज करेंगे लोग, उसको देर तक यूज करेंगे। लेकिन आप दही लेने गए, दही किसे बांध देता है, वो दही बांध के देता है आपको, सिंगल यूज प्लास्टिक है। गोलगप्पे लेने गए, गोलगप्पा बांध देता है आपको, 50 माइक्रोन, याद रखना शब्द, ठीक है, 50 में, उससे कम जो होगी, वो कम घनत्व वाली वो प्लास्टिक जो है दिक्कत करती है, ठीक है। अब आप जैव विविधता को जो है हानि पड़ती होती है, पता है आपको, लगभग 2050 तक हम लोग 50,000 से ज्यादा प्लांट की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, सिर्फ सॉइल पोल्यूशन की वजह से, बताइए, ठीक है। मृदा अपरदन होता रहता है, पता है आपको, एक मिट्टी जो टूट फूट जाती है तो उसके हवा से, पानी से वो अपरदन होगा, नदी आएगी तो वो अपरदन कर देगी उसका। अमलता और शर्त तो पता ही आपको इसके अंदर, कि जो अगर ज्यादा आप उसके अंदर खेती का, अच्छा ये बहुत बड़ा नुकसान भी होता है कि या तो जमीन, अगर आपने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया तो आपकी जमीन जो है या तो बहुत एसिडिक हो जाएगी, ठीक है, या तो बहुत ही क्षारीय हो जाएगी, यानी बेसिक एल्कलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सवाल क्या बनता है कि अगर एसिडिक होगी तो आप क्या मिलाओगे कि वो न्यूट्रल हो जाए, और जो क्षारीय हो जाएगी तो क्या मिलाओगे तो वो न्यूट्रल हो जाए। तो एक में जस्ता मिलाते हैं, अब एक ही में याद नहीं आ रहा कि क्षारीय होने पर इसको जस्ता मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अलग केमिकल्स होते हैं। तो आप कैसे जमीन को ना, मिट्टी को लैब, सॉइल लैब में भेजते हैं, आप देखते हो कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की हो गई है, क्या क्वालिटी है उसकी, ठीक है। अगर वो ये है तो उसमें को न्यूट्रल करने के लिए कुछ और मिलाया जाता है, ठीक है, जिंक वगैरह उसमें मिला के उसको न्यूट्रल किया जाता है। एसिडिक होगी तो उसको और कुछ मिला के न्यूट्रल किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक में तो जिंक मिलाते हैं, दूसरा वो किस तरह करते हैं देखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इसका बहुत नुकसान वाला इंप्लीकेशन सुनो। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वहां पर ये बोला गया कि भाई हम आपको एक सीड्स देंगे जिसे हम HYV सीड्स कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी,
नया सीड मतलब प्लांट पौधा जो है आया, इस पौधे को पैदावार बहुत ज्यादा होती है, ये होता है ना ग्रीन रेवोल्यूशन में कहते हैं कि ये इस पौधे को उगाएंगे, धान के और चावल के पौधे होंगे ये, ठीक है। इनको बस एक ही कंडीशन है कि इनको पानी ज्यादा चाहिए और इनको फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए, दो चीजें चाहिए, तब ये पैदावार अच्छा करेंगे और खूब देंगे। तो सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास संकट था, खाने का संकट था, पहले लोगों को खाना खाना जरूरी था, तो ये प्लांट्स को उगाया गया। इसको हम बोलते हैं HY सीड्स हाई यील्ड वैरायटीज, ठीक है ना। अब खूब सारा डाला गया फर्टिलाइजर, खूब सारा पानी लगाया गया, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये इलाके सबसे ज्यादा टारगेट में थे, क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीजें थी। यहाँ पर पहला कंडीशन ये था कि ये इलाके जो हैं, ये इनकी चकबंदी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे हमारा कि बड़े बड़े वो थे, खेत थे, पहली चीज। दूसरा, यहाँ के जो किसान थे ज्यादा, थोड़े से ज्यादा अवेयर थे, ठीक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लोग ज्यादातर शुरुआत से ही थोड़ा सा इनका ना एक्सपोजर ज्यादा रहा है, चाहे वो युद्ध के चक्कर में रहा हो, किसी चक्कर में एक्सपोज ज्यादा, तो ये थोड़ा सा ना नई चीज को ग्रहण करने में क्षमता जाती है। अभी से मैंने बताया कि पंजाब के लोग ज्यादा उनका लिविंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो नई चीज को वहां से शुरू किया गया, ठीक है। पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, पंजाब में पानी बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न यूपी में पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको चाहिए था, तो वहां पे टारगेट किया गया और वहां पे अब भाई 10-20 साल तो बड़ा मजा आया, ठीक है। फिर धीरे पैदावार कम हुई, जब पैदावार कम हुई तो फिर से और फर्टिलाइजर डाल दिया गया और पानी डाला गया और फिर से पैदावार हो गई। फिर धीरे करके फिर कम होना शुरू हुआ, फिर से और फर्टिलाइजर डाला गया, पानी डाला गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जो जमीन है वो शारिया होने लगी या आपका एसिडिक होने लगी। अब क्या हो रहा है, पंजाब की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पंजाब की जमीन ऊसर हो रही है, बंजर हो रही है, पानी ग्राउंड लेवल का वाटर नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया है, क्योंकि आपने पानी यूज कर लिया, उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया आपने, उसको कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको लगता है कि नदियां हैं हमेशा जीवन भर रहेगा, आपने खूब हचक के हैंडपंप खोल दिए, वो मोटर ट्यूबवेल खोल दिए, सो गए आगे, वो पानी भर रहा है बैठ के आपको, ठीक है। और आपने इतना ज्यादा यूज किया फर्टिलाइजर का कि जमीन बिल्कुल हो गई है ऊसर। अब बस में और भी डालोगे, जैसे ना बच्चों को मार मार के ढीठ बना देना, अब जमीन बन गई ढीठ, और उसमें कितना भी डालो फर्टिलाइजर अब नहीं कुछ काम आता। और वो फर्टिलाइजर जो है और बद से बदतर हुई, वो रिश्ता वो नीचे पानी में आ गया, नीचे आ गया, ग्राउंड वाटर में आ गया। तो एक तो पानी है नहीं, ऊपर से जो फर्टिलाइजर आपने एक्सेसिव यूज किया वो नीचे आ गया, दिक्कत आने लगी है, ठीक है। तो अब वहां पे दोबारा से ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात कर रहे हैं कि भैया अब नया रेवोल्यूशन चाहिए, हरित क्रांति में दोबारा चाहिए, जो चीजों को इन चीजों को टैकल कर सके। पंजाब की स्थिति बहुत खराब है, पंजाब में आप देखोगे खेती की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। यदि मौसम सूखा रहा और वर्षा कम हुई तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज और क्षारीय मिट्टी में जमा हो जाते हैं, और इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके, यदि मौसम सूखा रहा और वर्षा कम हुई तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स तथा क्षारीय यौगिक मिट्टी में जमा हो जाते हैं और इसमें मृदा की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, अवशिष्ट डिस्पोजल, अच्छा, लीचिंग आपको क्या लिंचिंग किसे कहते हैं? भूमि भराव के द्वारा होने वाले जल एवं, इसका मतलब क्या, आपने देखा जैसे शहरों के बाहर डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं डंपिंग ग्राउंड्स, वेस्ट नगर निगम जाके वहां पे कूड़ा फेंकाता है, ठीक है, हमेशा शहर के बाहर जाके कूड़ा बाहर फेंका है, तो वो कूड़े से जो है वो जमीन जो है वहां और पानी खराब होता है। कि आपको लगा आपने झाड़ू मार के बाहर कर दिया, लेकिन वो बाहर कूड़ा उठा के ले गया, कहीं तो फेंका होगा उसने, कहीं तो फेंका होगा। वो शहर के बाहर बने होते हैं बड़े बड़े ग्राउंड, उस इलाके को बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने होते हैं ग्राउंड, अब देखना वो बहुत बड़े बड़े इलाके हैं नगर निगम के, लेकिन उससे क्या, वो जो जितना भी हैवी मेटल से जमीन के अंदर जा रहा है और आसपास की जमीन भी खराब हो रही है वहां पे, ठीक है। कूड़ा स्थलों से होकर वर्षा जल के अपवाह से निकटवर्ती भूमि और जल निकायों का प्रदूषण होता है ये, ठीक है। अच्छा, मतलब जो हमारे एक जीवन 6 मत कह रहे हैं यदि, ठीक है। एक बस पॉइंट लास्ट सुन लो, पॉल्यूटेंट यानी जैसे कि डीडीटी या क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डीडीटी क्या करता था, वो मारने के लिए, कीटनाशक को मारने के लिए था, ऐसा ना डीडीटी यूज करते थे। अब आपने डीडीटी छिड़का, कीटनाशक मर जाए, कीटनाशक तो मर गया, लेकिन वो डीडीटी जो है वो खाना था, अनाज था, उस पर आ गया,
आपने ढंग से धोए बिना या धो भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने खा लिया, खाने के बाद क्या हुआ, वो आपकी फूड साइकिल के अंदर एंटर कर गया। ये पता है ना फूड खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है खूब सारी बीमारियां होती हैं, और ये एग्जाम्पल याद रख लो, डीडीटी तो है ही है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी है, BHC, DDT, 24D, ये तीनों, ये 24D और DDT और BHC, इन तीनों का याद रखो, ये जो है आपके फूड साइकिल के अंदर दिक्कत करते हैं, ठीक है। 24D का फुल फॉर्म एक बार मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्या नाम है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। BHC का क्या है? हाँ, BHC भी बताना पड़ेगा, दो है, DDT तो इसका है, तीनों फुल फॉर्म देख लेना इसके अंदर क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म देख लेना, DDT का, 24D का, और ये दो DDT और 24D तो दोनों आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। इनको फुल फॉर्म देख लेना इसके अंदर क्या है। तो ये सब सारे इन्वायरमेंट के लिए ना। ये एनवायरमेंट में आता है।